गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो वैसे मेरी इच्छा थी कि मैं ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाऊँ, लेकिन मेरे पास अभी प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो मैं ब्लैक बोर्ड पे नहीं पढ़ा सकती। बाकी मैं ब्लैक बोर्ड स्टडी को बहुत अच्छा मानती हूँ। तो आज मैंने 2 लेक्चर अपलोड किए हैं, जैसे कि आप मेरे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं, जिसमें मैंने डिटेल के अंदर बीएनएस के बारे में बताया है। ठीक है। कुछ लोगों को लग रहा होगा कि कुछ ज़्यादा ही डिटेल में है, किसी को लग रहा होगा फास्ट एंड फ्यूरियस चाहिए, तो फास्ट एंड फ्यूरियस के लिए बहुत सारी वीडियोस पड़ी हैं। ठीक है। मेरा मोटिव कोई फास्ट एंड फ्यूरियस नहीं है, मेरा मोटिव है कि डिटेल में आपको नॉलेज हो। ठीक है। आप किसी भी तरीके की लो के अंदर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, या आपका एग्ज़ाम क्लियर करना है, या आप कॉलेज स्टूडेंट हो, तो सभी तरह के स्टूडेंट इन वीडियो को देख के और अपना लो का जो मैटर है वो क्लियर कर सके। तो मेरा मोटिव इस तरीके का है, इसलिए मैं थोड़ा सा डिटेल में वीडियो बना रही हूँ। मेरा मुझे लगा था कि मैं एक ही वीडियो में सारे ऑफेंस कवर कर दूंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। जब मैं चीज़ों को समझाने लगी तो मुझे खुद को पता चला कि 1 घंटा तो एक टॉपिक को ही चाहिए। ठीक है। तो अगर आपको अच्छा लगे तो आप मेरी वीडियो देखें, और जितना हो सके अपने कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश करें। ठीक है। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए अपन आगे चलते हैं। ठीक है। पहले के वाले 2 लेक्चर के अंदर मैंने बताया था, ठीक है, मैंने अबेटमेंट से स्टार्ट किया था, सेक्शन 45 से स्टार्ट किया था। ठीक है। और ऑफेंसेस, मेन मेन ऑफेंस के बारे में अपन पढ़ रहे थे। ठीक है। मेरा मोटिव इस लेक्चर सीरीज से ये है कि अगर मेन मेन ऑफेंस के बारे में भी आपको पता चलता है, तो लगभग आपकी बीएनएस इन लेक्चर से और इन चीज़ों से कवर हो जाएगी। क्योंकि अगर आपको बीएनएस समझ में आती है, तभी आप बीएनएसएस जो सुरक्षा संहिता है उसको भी आप कर पाएंगे। और जो अदर जो क्रिमिनल जो सब्जेक्ट हैं, जो क्रिमिनल लॉ है, उनमें भी आपको क्या सहायता मिलेगी। ठीक है। तो अपन चलते हैं आगे। मर्डर के बारे में अपन ने पढ़ा था। ठीक है। मर्डर क्या होता है, कल्पेबल ह्यूमसाइड क्या होता है। ठीक है। कल्पेबल ह्यूमसाइड की अपने कंडीशन देखी थी, एक्सप्लेनेशन देखे थे। मर्डर की अपन ने कंडीशन देखी थी, और एक्सेप्शन देखे थे मर्डर के 5, कि इन इन परिस्थितियों में मर्डर नहीं मान के कल्पेबल ह्यूमसाइड माना जाएगा। ठीक है। ये सब चीज़ें तो अभी तक हमने पढ़ी थी। ठीक है। अब इसी में आगे है कि मर्डर के एक्सेप्शन अपन ने पढ़ लिए। ठीक है। मर्डर के एक्सेप्शन पढ़ने के बाद अपन को मर्डर की पनिशमेंट के बारे में चलते हैं। अपन कि मर्डर की पनिशमेंट दे रखी है सेक्शन 103 के अंदर। ठीक है। तो पनिशमेंट फॉर मर्डर क्या होता है कि हूएवर कमिट्स मर्डर शैल बी पनिश्ड विथ डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ एंड शैल ऑल्सो लाइबल टू फाइन। ठीक है। इसके अंदर ही मोब लीचिंग दे रखा है। ठीक है। मोब लीचिंग पहले नहीं था। ठीक है। पहले ये अपराध होता था, लेकिन इसके लिए कोई सख्त कानून नहीं था। ठीक है। तो अभी 103 क्लोज 2 के अंदर ये जोड़ा गया है। ठीक है। और ये इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है। डायरेक्टली एमसीक्यू बन के भी आ सकता है, और मतलब आपको मेंस के एग्जामिनेशन में भी पूछा जा सकता है। ठीक है। और इंटरव्यू में भी पूछ सकते हैं कि मोब लीचिंग के बारे में कहाँ पर प्रावधान दिया गया है, तो बीएनएस के अंदर सेक्शन 103 क्लोज 2 के अंदर दिया हुआ है। ठीक है। पढ़ते हैं इसके बारे में। मोब लीचिंग, व्हेन ए ग्रुप ऑफ 5 और मोर पर्सन्स एक्टिंग इन कंसर्ट कमिट मतलब जब 5 या 5 से ज़्यादा व्यक्ति किस सहमत होके या प्लानिंग बना के या तैयार होके, ठीक है, सेम इंटेंशन से क्या करते हैं, ग्राउंड ऑफ रेस, मतलब किसके आधार पर, रेस के, कास्ट के, जातिवाद, कम्युनिटी, सेक्स, लिंग के आधार पर, प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है, जन्म स्थान के आधार पर, लैंग्वेज, भाषा के आधार पर, पर्सनल बिलीव्स या खुद की जो मान्यताएं होती है उनके आधार पर, या ऐसे ही कोई सिमिलर अदर ग्राउंड, ईच मेंबर ऑफ सच ग्रुप shall be punished with death or life imprisonment for life and shall also liable to fine। ठीक है। तो इस तरीके का व्यक्ति, ठीक है, वो प्रत्येक व्यक्ति मतलब एल और जो फाइन है उसके लिए लाइबल होगा। ठीक है। तो ये तो था मोब लीचिंग के बारे में। ठीक है। मोब लीचिंग के ऊपर ऐसे राइटिंग भी आ सकता है। ठीक है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है। उसके बाद अपन पढ़ते हैं पनिशमेंट फॉर मर्डर बाय लाइफ कन्विक्ट। ठीक है। ये जो सेक्शन था, सेक्शन 303 आईपीसी का हुआ करता था, लेकिन उस टाइम में मिट्टू सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब ने इसको मतलब जो आर्टिकल 14 और 22 का हवाला देके कि वायलेशन कह के इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया था। ठीक है। इस धारा को ही, लेकिन अब 104 सेक्शन 104 बीएनएस के अंदर इसको कुछ चेंज के साथ इसको वापस लाया गया है। पढ़ते हैं अपन, हूएवर बीइंग अंडर सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ कमिट्स अ मर्डर, ठीक है,
जो मतलब जिसको आजीवन कारावास दे रखा है और वो व्यक्ति क्या कर देता है, मर्डर कर देता है, तो उसको डेथ और आजीवन कारावास मिलेगा, ठीक है, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ मिलेगी। विच शैल रिमेन टू डेट पर्सन नेचुरल लाइफ, ठीक है। तो नेचुरल लाइफ तक मिलेगी, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि मर्डर के पनिशमेंट में नेचुरल लाइफ नहीं था, लेकिन यहाँ पर क्या मिलेगी, नेचुरल लाइफ तक उसको एलाइव मिलेगी, ठीक है। तो ये चेंज है। उसके बाद ठीक है, और बाकी पनिशमेंट के बारे में अभी नहीं पढ़ेंगे अपन, ठीक है। मैं नेक्स्ट लेक्चर सीरीज लाऊंगी जिसमें बीएनएस के हर एक चैप्टर का और डिटेल एनालिसिस होगा, और एक वीडियो और लेके आऊँगी जिसमें बिल्कुल शॉर्ट में मैंने पूरी बीएनएस समझाऊंगी, ठीक है। लेकिन उन चीज़ों के लिए टाइम चाहिए, ठीक है। मुझे और भी सब्जेक्ट्स के ऊपर लेक्चर लाने हैं, तो प्लीज़ कॉपरेट मी, ठीक है। अगला सेक्शन पढ़ते हैं, सेक्शन 106, ठीक है। एक बात और कहनी थी मुझे, अगर आपको मेरे पढ़ाने का वे अगर थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है, या आपको लग रहा है कि मतलब थोड़ा धीरे या थोड़ा स्पीड या इस तरीके से पढ़ाया जाए, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे भेज सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपकी क्वेरी के अकॉर्डिंग मैं आपको टीचिंग इम्पार्ट करने की कोशिश करूँगी, ठीक है। अब अगला चलते हैं अपन सेक्शन 106, कोजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ठीक है। जजमेंट राइटिंग में बहुत बार आता भी है, पिछली बार भी जैसे जजमेंट राइटिंग थी उसमें आया है आरजेएसकी में, ठीक है। तो पढ़ते हैं इसके बारे में। हूएवर कोजेस डेथ ऑफ एनी पर्सन, किसी व्यक्ति की मृत्यु कर देता है बाय डूइंग रैश और नेग्लिजेंट एक्ट, ठीक है। इस तरीके का मतलब है लापरवाही वाला काम करके, ठीक है। रैश और नेग्लिजेंट एक्ट नॉट अमाउंटिंग टू कल्पेबल ह्यूमिसाइड, कल्पेबल ह्यूमिसाइड नहीं, क्योंकि कल्पेबल ह्यूमिसाइड के लिए क्या चाहिए, इंटेंशन भी चाहिए, नॉलेज भी चाहिए, लाइकली टू इंटेंट या कोज टू डेथ होना चाहिए, ठीक है। ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है, ठीक है। शैल बी पनिश विद इम्प्रिजनमेंट आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में बी एक्सटेंड टू 5 ईयर, ठीक है। 5 साल तक का उसको कारावास मिल सकता है और जुर्माना मिल सकता है, ठीक है। इफ सच एक्ट इज डन बाय द रजिस्टर मेडिकल प्रैक्टिशनर, अगर ऐसा कोई कृत्य अगर कोई रजिस्टर मेडिकल प्रैक्टिशनर मतलब डॉक्टर वगैरह द्वारा किया जाता है, व्हाइल परफॉर्मिंग मेडिकल प्रोसीजर, ठीक है, मेडिकल प्रोसीजर या मेडिकल ट्रीटमेंट करते टाइम, ही शैल बी पनिश्ड विद द इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन में एक्सटेंड हो, तो उसको 2 साल तक का कारावास और जुर्माना लगेगा, ठीक है। लेकिन और इसके लिए एक्सप्लेनेशन भी दे रखा है कि रजिस्टर मेडिकल प्रैक्टिशनर का मतलब क्या होगा, मतलब वह पर्सन होगा हु पजेस एनी मेडिकल क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड अंडर द नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट 2019, ठीक है। जो मतलब जिसको मेडिकल क्वालिफिकेशन है, जिसके पास नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट 2019 के तहत, ठीक है, एंड whose name has been entered in the national medical register और state medical register add, और उसका नेशनल के मेडिकल रजिस्टर या चाहे स्टेट का जो मेडिकल रजिस्टर है उसके अंदर उसका नेम जो है वो रजिस्टर्ड है एज अ मेडिकल प्रैक्टिशनर, वो यहाँ पर मेडिकल प्रैक्टिशनर होगा, मतलब एक तरह से सरकारी मेडिकल प्रैक्टिशनर की बात कर रहा है, ठीक है। सेक्शन 106 का जो क्लोज टू है वो क्या कहता है, ये न्यू है, न्यूली एडेड है। पढ़ते हैं इसके बारे में। जो भी सेक्शन इसके अंदर, जो भी क्लोज सब सेक्शन इसके अंदर जो न्यूली ऐड है बीएनएस के अंदर, वो आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, प्लीज़ उसको गौर से देखें और ढंग से करने की कोशिश करें, ठीक है। तो इसका जो 106(2) है, तो वो क्या कहता है, whoever causes the death of any person by rash and negligent driving of a vehicle not amounting to culpable homicide and escapes without reporting it to the police officer or a magistrate soon after the incident shall be punished with the imprisonment of either description for a term which may extend to 10 years and also liable to fine। कहने का मतलब है जैसे कि एक्सीडेंट वगैरह होते हैं, ड्राइवर क्या होता है, गाड़ी छोड़ के फरार हो जाता है मौके से, ठीक है ना। तो इस टाइप की अगर घटनाएं में अगर रैश ड्राइविंग से अगर इसने उसने किसी को टक्कर दी है और वहाँ पर भी बिना मजिस्ट्रेट को या पुलिस वाले को बताए बिना वो वहाँ से फरार हो जाता है, भाग जाता है, तो ऐसे केस के अंदर जो इम्प्रिजनमेंट है वो 10 साल तक का 10 साल तक की सज़ा और जुर्माना उसके अंदर हो सकता है, ठीक है। तो याद रखना, इस टाइप से डायरेक्ट जजमेंट के अंदर प्रॉब्लम्स बन के आती है, तो आपको ये सारी लाइनें आपको जजमेंट में लिखनी होगी, ठीक है। उसके बाद अपन चलते हैं सेक्शन है, अगर अपन चलो 108 भी पढ़ लेते हैं। 108 क्या कहता है, अबेटमेंट ऑफ सुसाइड, ठीक है। सुसाइड का अबेटमेंट करना, ठीक है, सुसाइड के लिए उकसाना, ठीक है।
जो सेक्शन 306 हुआ करता था, सिर्फ 306 बी आईपीसी का, ठीक है, पढ़ते हैं। इफ एनी पर्सन कमिट्स सुसाइड हूएवर अबेट्स द कमीशन ऑफ सच सुसाइड शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन। अगर कोई व्यक्ति सुसाइड के लिए किसी व्यक्ति को उकसाता है तो उसको 10 साल तक की सज़ा और जुर्माना हो सकता है। अटेम्प्ट टू मर्डर, ठीक है, कई बार लगती है धारा अटेम्प्ट, क्योंकि मर्डर करने के लिए किए जा रहा था और मर्डर हुआ नहीं, ठीक है, तो अटेम्प्ट टू मर्डर का केस लगेगा। और अटेम्प्ट टू मर्डर सेक्शन 109 के अंदर दे रखा है। क्या कहता है अटेम्प्ट टू मर्डर? फर्स्ट कहता है कि whoever does any act with the such intention or knowledge, मतलब इंटेंशन भी था और नॉलेज भी था, ठीक है, अंडर such circumstances that if he बाय डेट एक्ट कोज डेथ, ठीक है, ये मतलब उसका कार्य ऐसा है कि जिससे वह किसी व्यक्ति की क्या कर सकता है? हत्या कर सकता है, मृत्यु कर सकता है, ठीक है। ही वुड बी गिल्टी ऑफ मर्डर, तो उसको मर्डर का दोषी माना जाएगा। शैल बी पनिश्ड विद द इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन एक्सटेंड टू 10 ईयर, तो 10 साल तक की उसको सज़ा मिलेगी, जुर्माना मिलेगा। अगर व्यक्ति को हर्ट हो जाती है, कोई चोटें या कुछ नुकसान पहुंच जाता है, तो ऑफेंडर शैल बी लायबल टू आइदर इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ हो जाएगा, ठीक है, एल मिल जाएगा उसको। 10 साल की जगह क्या मिलेगा? एल मिलेगा और पनिशमेंट मिलेगा, जो कि जैसे मेंशन किया गया है, ठीक है। उस हिसाब से फिर सेकंड क्लोज क्या कहता है इसका कि व्हेन एनी पर्सन ऑफेंडिंग अंडर सबसेक्शन 1, ठीक है, ऑफेंडिंग इज अंडर सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ, अगर कोई ऐसा पर्सन है जो पहले से ही आजीवन कारावास का क्या है? दोषी है, और वो हर्ट कोज करता है, तो उसको डेथ, वही वाली बात है जो अपन ने सेक्शन किसके अंदर पढ़ी थी? सेक्शन 104 के अंदर पढ़ी थी अपन ने, वही चीज इसके अंदर दे रखी है, उसको डेथ या एल, और एल कौन सी होगी? टिल द नेचुरल लाइफ, ठीक है, उसकी नेचुरल लाइफ तक उसको मिलेगी, ठीक है। तो इस तरीके से ये तो थे मर्डर की पनिशमेंट और कल्पेबल ह्यूमिसाइड, ठीक है। इसके अंदर एक केस अपन है, बहुत ही अच्छा केस है, ठीक है, वो अपन डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। पिछली बार 2024 के मेंस में आरजेस में 2024 के मेंस में आरजेस में आया भी है, ठीक है। आप सभी को पता है केस का नाम आर वर्सेस गोविंदा, रैक वर्सेस गोविंदा का केस है 1876, ठीक है, ठीक है। ये बॉम्बे हाई कोर्ट का केस था। इसमें क्या है कि जो दिया था, जस्टिस का नाम भी याद रखना, जो भी लीडिंग जजमेंट है उनमें जस्टिस का नाम याद रखना। जस्टिस का नाम था मेलविल, जस्टिस मेलविल थे यहाँ पे, ठीक है। इन्होंने कोर्ट ने पहली बार कल्पेबल ह्यूमिसाइड और मर्डर के अंदर डिफरेंशिएट किया था। इस केस के अंदर हुआ क्या था? गोविंदा नाम का व्यक्ति था, 18 साल की उम्र थी, और 15 साल की अपनी जो पत्नी होती है उसके साथ मारपीट करता है। मारपीट करते करते वो क्या करता है कि पत्नी को नीचे ज़मीन पर गिरा देता है और उसकी छाती पर बैठकर उसके मुंह पर कोई मुक्कों से प्रहार करता है, जिससे उसकी एक आंख में बहुत ज़ोर से जो चोट पहुंच जाती है और घाव हो जाता है, और उस घाव की वजह से सर में से खून निकलने लग जाता है, ठीक है। इस तरीके की एक्टिविटी होती है। सर में से खून ज़्यादा निकलने की वजह से उसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। अब कोर्ट के सामने जब ये मामला आया तो कोर्ट ने सोचा कि ये केस किसका होना चाहिए? हत्या का होना चाहिए या आपराधिक मानववध का होना चाहिए? देखो, हत्या के लिए जो हत्या के लिए है तो सीधा सीधा इंटेंशन और नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। कोई ऐसा कोई भी लीथल वेपन का, कोई इस तरह से घातक कोई वेपन का यूज़ नहीं किया गया था कि उससे उसकी, तो इसमें कोर्ट के सामने क्वेश्चन ये था कि आपराधिक मानववाद माना जाए या हत्या माना जाए, ठीक है। तो कोर्ट ने ये कहा कि कोई भी लीथल वेपन का यूज़ नहीं किया गया था, कोई भी प्राणघातक वेपन का कोई यूज़ नहीं था, ऐसा कोई हथियार नहीं था, केवल मुक्कों से प्रहार किया गया था, जिसकी वजह से गंभीर चोटें आने के कारण उसकी मौत हो गई। तो उसको, इस केस को आपराधिक मानववध का करार दिया गया और आपराधिक मानववध माना गया और न कि हत्या माना गया, ठीक है। तो इस तरीके से इस जजमेंट के अंदर मर्डर और कल्पेबल ह्यूमन के बीच में डिफरेंशिएट किया गया था, ठीक है। और इसके अलावा एक कोई इसके अंदर और इम्पोर्टेंट केस है, बिरसा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का केस है। उसके अंदर भी क्या कहा था मैं बता दूं, वेदर द इंजरी इंटेंटेड बाय द अक्यूज्ड एंड एक्चुअली इन्फ्लिक्टेड बाय हिम इज सफिशिएंट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर टू कॉज अ डेथ और नॉट डेथ, ठीक है। अगर कोई इंजरी, अगर कोई ऑफेंडर देता है, ठीक है, तो वो सफिशिएंट है कि उससे मृत्यु हो जाती है। ये क्या था? क्वेश्चन था। मस्ट बी डिटरमाइन इन ईच ऑफ द बेसिस ऑफ द फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केसेस, ठीक है। लॉ में अगर चाहे कितना भी कानून बना दो, ये चीज़ तो है ही
कि मतलब कोई भी मामला कि किस धारा के अंतर्गत आएगा, वो उस मामले के तथ्य और परिस्थितियाँ ही डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो इस केस में भी ऐसा ही हुआ, ठीक है। तो इंजरी डेथ के लिए सफिशिएंट थी या नहीं थी, ये कौन डिसाइड करेगा, केस की जो परिस्थितियाँ हैं वो डिसाइड करेगी, ठीक है। कोर्ट हैड दैट इन ऑर्डर टू ब्रिंग द केस विद इन द एम्बिट ऑफ सेक्शन क्लोज 3 ऑफ सेक्शन 300 द प्रोसिक्यूशन मस्ट प्रूव द फॉलोइंग, ठीक है। कोर्ट ने ये माना कि आपको 300 ये 3 के अंदर अगर आपको लेके आना है, मतलब सफिशिएंट इंजरी के अंदर आपको लेके आना है कि सफिशिएंट इंजरी थी या हार्म था, इस श्रेणी के अंदर आपको लेके आना। तो कोर्ट ने इस केस में बिरसा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के केस में 4 चीज़ें बताई, ठीक है। क्या क्या, ऑब्जेक्टिवली एस्टेब्लिश दैट द बॉडीली इंजरी इज प्रेजेंट, ठीक है। आप स्पष्टता ये प्रेजेंट करो कि बॉडीली इंजरी प्रेजेंट थी। द नेचर ऑफ इंजरी मस्ट बी प्रूफ, किस टाइप की इंजरी थी। There must be an intention to inflict that particular bodily injury or injury is sufficient to cause death in the ordinary course of nature। मतलब इंजरी ऐसी थी कि साधारणतः अगर इस तरीके से मारा जाए तो हत्या होगी ही होगी, इस टाइप की थी, तो ये प्रूव करना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट stressed that the nature of injury is to be assessed objectively। The only thing required to be proved is that the offender intended to inflict bodily injury। A subjective factor ends here as regard nature of injury inflicted, objective assessment to be made, and the nature of injury has nothing to do with the intention of the offender, ठीक है। तो इस तरीके से ये एक और केस है। बाकी मर्डर और कल्पेबल हिमसेट पे खूब सारे केस मिलेंगे। आप देखो, मेंस के लिए चाहे कोई से भी स्टेट जुडिशरी का एग्जाम हो, परीक्षा मंथन की हिंदी और इंग्लिश मीडियम के अंदर बहुत अच्छी गाइड आती है, ठीक है। इस तरीके की गाइड आएगी, ठीक है, लगभग सभी के पास मिल जाएगी। ये आएगी परीक्षा मंथन की, आप इसको ले लेना, ठीक है। तो इसको लेने के बाद आप कंसेप्ट इससे क्लियर करना, लैंग्वेज आप बेयर एक्ट की, चाहे कोई सी भी जुडिशरी का एग्जाम दो, लैंग्वेज आप बेयर एक्ट की ही लिखोगे, ठीक है। क्योंकि बेयर एक्ट ही हमारी क्या है, एक तरह से गीता है, ठीक है ना। तो इसी की लैंग्वेज लिखना। और बाकी आप समझने के लिए आप इस बुक को रेफर कर सकते हो, और ये मेंस के लिए पर्पस के लिए बहुत अच्छी है, ठीक है ना। आगे चलते हैं अपन। आगे हैं इसमें, जैसे इसके एग्जांपल दे रखे हैं, इलस्ट्रेशन 109 के, ऑप्शन 109 ही चल रहा था ना, 109 की इलस्ट्रेशन देखते हैं अपन। ए शूट्स एट जेड विद द इंटेंशन ऑफ किलिंग, ठीक है। ये शायद अपन ने पढ़ लिए थे कहीं से, हम्म, लग रहा है। चलो एक बार वापस पढ़ लेते हैं। ए शूट्स एट जेड विद द इंटेंशन टू किल हिम, ए ने जेड को गोली मारी, किस वजह से, हत्या करने की वजह से, और वो उसको गोली चलाई, वो गोली मार दी और गोली से उसका मर्डर हो गया, ठीक है। तो ए को गिल्टी ऑफ मर्डर बोला जाएगा, ये सीधा का सीधा पनिशमेंट के लिए लायबल है, ठीक है। ए विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग द डेथ ऑफ अ चाइल्ड ऑफ टेंडर ईयर, ठीक है। मतलब टेंडर ईयर की चाइल्ड, ठीक है, एक्सपोजेस इट इन द डिजर्ट प्लेस, ए हैज कमिटेड द ऑफेंस डिफाइंड इन दिस सेक्शन, ठीक है। टेंडर ईयर का जो चाइल्ड है, ठीक है, उसको किसी वीरान प्लेस के ऊपर छोड़ देता है, ठीक है, उसकी मृत्यु करने के लिए, ठीक है ना। तो दो द डेथ ऑफ द चाइल्ड डज नॉट एंश्योर, भले चाहे चाइल्ड की मृत्यु नहीं हो, लेकिन अगर मृत्यु नहीं होती तो ऐसी जगह पर तो होने की पूरी पूरी संभावना थी, तो अटेम्प्ट ऑफ मर्डर का चार्ज लगेगा उसके ऊपर, ए के ऊपर, ठीक है। ए इंटेंटिंग टू मर्डर जेड, ए मर्डर किसका करना चाहता है, जेड का। बायज अ गन एंड लोड्स इट, ठीक है, ए गन खरीदी और गन में गोलियां डाल ली, ठीक है। ए हैज नॉट बीन येट कमिटेड ऑफेंस, उसने कोई अपराध नहीं किया है, ठीक है। ए फायर्स द गन एट जेड, ए ने गोली चला दी, ठीक है। ही हैज कमिटेड द ऑफेंस डिफाइंड इन दिस सेक्शन, एंड इफ बाय द फायरिंग द ही वाउंड्स जेड, ही इज लायबल पनिशमेंट प्रोवाइडेड द लेटर पार्ट ऑफ सबसेक्शन 1। कहने का मतलब है, सबसेक्शन 1 कहने का मतलब है कि अगर उसने मतलब गोली चलाती, ठीक है, तो अब गोली चलाती ही अटेम्प्ट, मतलब और अगर वो मर गया, ठीक है, तो मर्डर का चार्ज लग जाएगा, और अगर नहीं मरता है तो अटेम्प्ट ऑफ मर्डर का चार्ज लग जाएगा, ठीक है ना। और इस तरीके से ये कह रहा है कि अगर वो कह रहा है खाली उसको घायल चोट वगैरह पहुंचती है, ठीक है, तो इसके लेटर पार्ट ऑफ सबसेक्शन 1, ठीक है, तो उसके अंदर जो जिसका जो लेटर पार्ट है, उसके लिए क्या होगा वो, उसके लिए वो क्या होगा, दोषी होगा, ठीक है। डी अपन पढ़ते हैं, ए इंटेंटिंग टू मर्डर जेड बाय पॉइजन, ठीक है। ए जेड को विष देना चाहता है और मारना चाहता है, परचेजेस पॉइजन एंड मिक्सेस द सेम विद द फूड विद रिमेन्स ए कीपिंग, ठीक है।
जो ए के लिए रखा गया है, ठीक है। ए हैज़ नॉट येट कमिटेड द ऑफेंस डिपेंड इन दिस सेक्शन, ठीक है। ए ने कोई अपराध नहीं किया है। ए प्लेसेस द फूड ऑन जेड्स टेबल और डिलीवर्ड इट टू जेड्स सर्वेंट टू प्लेस इट टू द जेड्स टेबल, ठीक है, कमिटेड इन द ऑफेंस, ठीक है। मतलब ए पॉइजन लेके आया, विष खरीद के लेके आया, ठीक है, उसको मिला दिया, खाने में मिला दिया, कर दिया, और जेड की टेबल पे भी रखा नहीं है, तब तक तो कोई अपराध नहीं है। जैसे ही उसने जेड की टेबल पे रख दिया खाने के लिए, या फिर उसके नौकर को दे दिया हाथ में, तो उसके बियॉन्ड द कंट्रोल हो गई पावर, यहाँ पर उसका अटेम्प्ट का चार्ज लग गया। अगर वो मर जाता है तो डायरेक्ट मर्डर है, और अगर नहीं मरता है तो अटेम्प्ट ऑफ मर्डर का चार्ज लग जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या है, मर्डर के कुछ सेक्शन है जो अपन ने देखे हैं। अब बारी आती है मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बीएनएस, जो इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये जो सेक्शन है वो बीएनएस के अंदर न्यूली ऐड किए गए हैं, ठीक है, नए सेक्शन है। इनके अंदर डायरेक्टली अब जुडिशरी के अपकमिंग जुडिशरी में क्वेश्चंस आ भी रहे हैं लो एग्जाम में, और राज्यस में भी आए हैं। पढ़ते हैं अपन सेक्शन 111 111, ठीक है। 111 कहता है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, ठीक है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम क्या होते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं अपन। क्लोज वन है, हाँ, ठीक है, सबसेक्शन 1 है इसका। एनी एनी कंटिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटी इंक्लूडिंग किडनैपिंग, कोई भी ऐसी कंटिन्यूइंग, ठीक है, चलती रहती है, ठीक है, अनलॉफुल एक्टिविटी है जिसमें किडनैपिंग किडनैपिंग किस में दे रखा है, सेक्शन 137 से लेकर 140 बीएनएस में दे रखा है। पहले ये आईपीसी के 359 से लेकर 363 तक हुआ करते थे, ठीक है। उसके बाद है रॉबरी। रॉबरी जो है सेक्शन 309 से लेकर 313 में दे रखे हैं। पहले ये 390 से लेकर 395 तक होते थे, जिसमें सेक्शन 393 शामिल नहीं था, ठीक है। रॉबरी, व्हीकल थेफ्ट या थेफ्ट कह दो, ठीक है। थेफ्ट किस में दे रखा था, सबको पता है, चोरी पसंदीदा अपराध। 378 और 379 आईपीसी में दे रखा था। अभी 303 304 बीएनएस के अंदर है, ठीक है, 303 304 बीएनएस के अंदर है, ठीक है। व्हीकल थेफ्ट है। एक्सटोर्शन, एक्सटोर्शन क्या है, 308 से लेकर 309 बीएनएस दे रखा है, जो 383 से लेकर 384 आईपीसी हुआ करता था, ठीक है। और क्या कह रखा है, लैंड ग्रैबिंग। लैंड ग्रैबिंग होता है भूमि पर कब्जा करना, ठीक है। भूमि पर कब्जा करना अभी इसके अंदर ऑर्गेनाइज क्राइम में शामिल कर दिया, लेकिन पहले ऐसा कोई पर्टिकुलर सेक्शन तो नहीं हुआ करता था, लेकिन इसको क्रिमिनल थ्रेसपास, हाउस थ्रेसपास, मिसचीफ और चीटिंग के अंदर काउंट किया जाता था, ठीक है ना। क्रिमिनल थ्रेसपास जो सेक्शन है 329 बीएनएस में बता रखा है, 331 में बता रखा है हाउस थ्रेसपास बीएनएस के, मिस्चिफ 334 में बता रखा है, और 316 के अंदर चीटिंग बता रखी है, ठीक है ना। तो इस तरीके की जो ऑफेंस है, अगर कोई किडनैपिंग करता है, कोई रॉबरी करता है, कोई व्हीकल की चोरी करता है, कोई एक्सटॉर्शन, ठीक है, करता है, ठीक है ना, धमकी वगैरह देकर, ठीक है, और लैंड ग्रैबिंग भूमि पर कब्जा करता है, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग सुपारी वगैरह देके मरवाता है। सुपारी वगैरह देके मरवाने के लिए सेक्शन 109 को रीड विथ आप 103 के साथ करें, और इसके अंदर क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी भी शामिल है, सेक्शन 61 से लेकर 62 बीएनएस, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट किलिंग करता है। इकोनॉमिक ऑफेंस, इकोनॉमिक ऑफेंस आपको पता है, रुपए के लेन देन से संबंधित ऑफेंस जो भी है। साइबर क्राइम सबको पता है, ठीक है। व्हाट्सएप पे लिंक भेज देते हैं, इंस्टाग्राम पे लिंक भेज देते हैं, और कहते हैं लिंक पे क्लिक करो, आपको 1 घंटे में डबल मिलेंगे, वो सारे साइबर क्राइम, ठीक है। और ट्रैफिकिंग ऑफ पर्सनस, ठीक है, वो ट्रैफिकिंग करना, स्मगलिंग टाइप जो भी है पर्सनस की, ठीक है, और ड्रग्स की, वेपन्स की, और इलिसिट गुड्स और सर्विसेज, और ऐसे कामों में लिप्त होना जिसमें अवैध मतलब सेवाएं हों, या फिर माल का अवैध इधर से उधर आवक जावक हो, उस टाइप से। ह्यूमन ट्रैफिकिंग फॉर प्रोस्टिट्यूशन, प्रोस्टिट्यूशन पर्पस के लिए, ठीक है, वैश्यावृत्ति के लिए, ठीक है, और रैंसम फिरौती के लिए, ठीक है। और बाय एनी पर्सन और ए ग्रुप ऑफ पर्सन, या तो एक अकेले व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है, या फिर ग्रुप ऑफ पर्सन द्वारा किया जा सकता है, ठीक है। और ग्रुप ऑफ पर्सन्स एक्टिंग इन कंसर्ट, ठीक है, सभी एकजुटता से, ठीक है, सहमति से, सिंगली या जॉइंटली, आइदर एज अ मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट और ऑन द बिहाफ ऑफ सच सिंडिकेट। सिंडिकेट इस तरह से मतलब गिरोह, ठीक है ना। तो जॉइंट मतलब बाय यूज ऑफ वायलेंस, ठीक है, वायलेंस हिंसा का यूज करता है। थ्रेट ऑफ वायलेंस धमकी देकर, हिंसा की धमकी देकर। इंटिमिडेशन डरा धमका के, कोर्जन उत्पीड़न करके, और बाय एनी अदर अदर अनलॉफुल मीन्स कोई भी ऐसा अवैध कोई साधन हो सकता है टू ऑब्टेन डायरेक्ट और इमटेरियल बेनिफिट, कोई भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मटेरियल बेनिफिट, ठीक है, इंक्लूडिंग फाइनेंशियल बेनिफिट, ठीक है, रुपये संबंधी भी हो सकता है, शैल कॉन्स्टिट्यूट ऑर्गेनाइज क्राइम, ठीक है। थोड़ी डेफिनेशन बड़ी है,
ईजी है लेकिन, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड है, किडनैपिंग भी, इकोनॉमिक ऑफेंस भी, साइबर क्राइम भी, ठीक है, सभी को इसको लपेटे में ले लिया, ठीक है। अगर कोई पर्सन सिंगली करता है या जॉइंटली करता है, ठीक है, ग्रो के रूप में करता है, तो हर एक वह व्यक्ति चाहे मटेरियल बेनिफिट के लिए करता है तो वो किसका दोषी माना जाएगा, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का दोषी माना जाएगा, ठीक है। ये सारे पर्टिकुलर ऑफेंस हैं, ठीक है ना। ठीक है, ये सारे पर्टिकुलर ऑफेंस भी है जो अपन आगे से आगे कुछ एक अपन ने पढ़ भी नहीं और कुछ एक अपन आगे पढ़ेंगे, ठीक है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। फॉर द पर्पस ऑफ दिस सब सेक्शन, फर्स्ट है ऑर्गेनाइज क्राइम सिंडिकेट, ठीक है। ऑर्गेनाइज क्राइम सिंडिकेट का मतलब एक तरह से ग्रोह का मतलब क्या होगा यहाँ पे, मच मीन्स अ ग्रुप ऑफ 2 और मोर पर्सन, 2 या 2 से ज़्यादा का पर्सन का, ठीक है। मोब लिंचिंग में कितने थे, 5, ठीक है ना, 5 और 5 से ज़्यादा, ठीक है। डकैती में भी 5 और 5 से ज़्यादा होते हैं। लूट के अंदर एक एक और 1 और मोर पर्सन हो सकता है, ठीक है। एक अकेला व्यक्ति भी लूट कर सकता है, ठीक है, डकैती नहीं कर सकता, ठीक है ना। ध्यान रखना इन चीज़ों का, ठीक है। ये इंटरव्यू के क्वेश्चंस भी हैं, ठीक है ना। और इंटरव्यू की तैयारी कोई अलग से नहीं होती है, ठीक है। लो को आप ढंग से डिटेल में पढ़ते जाएं, ठीक है। जहां आपको लगे कि ऐसा घुमा फिरा के कोई क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में, मेंस टाइप में किसी में भी पूछ सकते हैं, तो आप उन पर आप अलग से उनको नोट डाउन कर लें और बनाते चले जाएं, ठीक है। यही एक तरीका है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन। ऑर्गेनाइज क्राइम सिंडिकेट मीन्स अ ग्रुप ऑफ 2 और मोर पर्सन्स हु एक्टिंग आइदर सिंगली और जॉइंटली, मतलब अकेले या जॉइंटली, एज ए सिंडिकेट और गैंग इंडल्ज इन एनी कंटिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटी, ठीक है। जैसे अपन सुनते हैं ना कोई ग्रोह आ गया, जैसे अभी बच्चे उठाने वाला ग्रोह चल रहा है, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो ग्रोह वगैरह आके और मतलब क्या करते हैं, अनलॉफुल एक्टिविटीज वगैरह करते हैं, तो उनको ऑर्गेनाइज क्राइम सिंडिकेट कहा गया है, ठीक है। क्लोज टू इसका है सेकंड, कंटिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटी किसे कहेंगे, ठीक है। मीन्स एन एक्टिविटी प्रोहिबिटेड बाय लॉ, ठीक है। अनलॉफुल का मतलब है कोई भी ऐसा कार्य जो लॉ के अगेंस्ट है, ठीक है, प्रोहिबिटेड है, विच इज अ कॉग्निजेबल ऑफेंस, ठीक है। कॉग्निजेबल ऑफेंस, कॉग्निजेबल ऑफेंस कहाँ पड़ा था, बीएनएसएस के अंदर पड़ा था, ठीक है। जिसके अंदर पुलिस वाला बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है, ठीक है, वो होता है कॉग्निजेबल ऑफेंस, ठीक है। ये संगीन प्रकृति के होते हैं, पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ 3 ईयर। यहाँ पे सारे कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं लिए गए, ऐसे कॉग्निजेबल ऑफेंस जो 3 साल या इससे ज़्यादा के लिए दंडित हो, ठीक है ना। अंडरटेकन बाय एनी पर्सन आइदर सिंगल और जॉइंटली as a member of the organized crime syndicate or on behalf of such a syndicate in respect of which more than one charge sheet have been filed before a competent court, जिसके खिलाफ मतलब कम से कम एक चार्जशीट, एक से ज़्यादा चार्जशीट मतलब कोर्ट, कंपिटेंट कोर्ट के अंदर फाइल की गई है, ठीक है। एंड विद इन द preceding within the preceding period of 10 years, and that court has been taken cognizance of such offense and includes economic offense, ठीक है ना। तो 10 साल में एक चार्जशीट फाइल की गई है, कम से कम एक चार्जशीट फाइल की गई है, तो इस तरीके की जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनको अनलॉफुल, कंटिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटी माना गया है, ठीक है। उसके बाद है थर्ड है इकोनॉमिक ऑफेंस क्या होते हैं, ठीक है। बार बार आ रहा है इकोनॉमिक ऑफेंस, इकोनॉमिक ऑफेंस, ठीक है। पढ़ते हैं अपन। इंक्लूड्स क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, ठीक है। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट इंक्लूड है इसके अंदर, ठीक है। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, ठीक है। और फोर्जरी, कूटकरण, ठीक है। काउंटरफिटिंग, सॉरी, फोर्जरी, फोर्जरी कूटकरण नहीं होता, वो काउंटरफिटिंग होता है, कूटकरण शायद काउंटरफिटिंग होता है। और ऑफ करेंसी, करेंसी नोट्स, बैंक नोट्स एंड गवर्नमेंट स्टैम्प से हवाला ट्रांजेक्शन, हवाला ट्रांजेक्शन सब जानते हो, 2 नंबर का पैसा 1 नंबर में करके दिया जाता है, वो हवाला ट्रांजेक्शन होते हैं। मास मार्केटिंग एंड फ्रॉड, और जैसे मार्केटिंग वगैरह करके जो करते हैं ना, हमारी नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़ो, हम इतने में देंगे, आप हमारे प्रोडक्ट्स परचेज करो, इस टाइप की जो होती हैं स्कीम्स होती हैं। डिफ्रॉड सफरल, मतलब धोखा देने वाली जो स्कीम्स होती है, ऑफर और डूइंग एनी एक्ट इन एनी मैनर विद अ व्यू और टू डिफॉल्ट और एनी बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। मतलब किसी भी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को धोखा देने वाली, और एनी अदर इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन फॉर ऑब्टेनिंग मॉनेटरी बेनिफिट्स, और किसी भी तरह के मॉनेटरी मौद्रिक लाभ के लिए अगर कोई किया जाता है तो वो सारे के सारे इकोनॉमिक ऑफेंस के अंदर आते हैं, ठीक है। तो इकोनॉमिक ऑफेंस में क्या क्या शामिल है, ठीक है, ये एमसीक्यू पर्पज से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट दे देंगे आपको, फॉर्जरी दे देंगे, काउंटरफीट दे देंगे, ठीक है ना, चीटिंग दे देंगे। तो
चीटिंग शायद इसमें स्पेसिफिकली लिखा नहीं है, ठीक है ना। तो इनमें से कुछ एक दे देंगे और आपको पूछेंगे कि कौन सा नहीं है, तो इस तरीके से क्वेश्चंस भी आ सकते हैं इसमें, ठीक है। सेकंड है हूएवर कमिट्स ऑर्गेनाइज्ड क्राइम शैल, ठीक है। अब जो इतना तो अपन ने सब पढ़ा कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम क्या होता है, जो सेक्शन 111(1) से अपन पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है ना। अब 2 के अंदर दे रखा है कि अगर किसी ने ये अपराध किया तो सजा क्या होगी, तो सजा 2 दे रखी है इसमें। पहला तो दे रखा है अगर ऐसे ऑफेंस है, ऑफेंस हैज रिजल्टेड इन द डेथ ऑफ एनी पर्सन, अगर ऐसे ऑफेंस से किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है, मर जाता है कोई आदमी, तो विद द डेथ और एलाई और शैल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन नॉट लेस देन 10 लाख रुपीज, और फाइन की भी लिमिट बता रखी है कि कम से कम नॉट लेस देन 10 लाख रुपए तो होगी होगी, ठीक है। मिनिमम तो इतना होगा ही होगा अगर किसी आदमी के ऐसे में कोई मृत्यु हो जाती है। और अगर मृत्यु नहीं होती है, कोई अदर केस है, मान लो हर्ट हो गया या कुछ और है, ठीक है, तो बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म which shall not be less than 5 years or but which may extend to imprisonment for life, ठीक है। imprisonment for life and shall also be liable to fine which shall not be less than 5 लाख रुपीज़, ठीक है। और अगर अदर कोई इंजरी होती है तो कम से कम क्या होगा, 5 लाख रुपए तक का जुर्माना, कम से कम, ठीक है। और उसको एलआई और 5 साल तक की सज़ा भी हो सकती है, ठीक है। तो ये तो था ऑर्गेनाइज क्राइम के बारे में मैंने पढ़ा, ठीक है। अब इसमें आगे हैं क्लोज 3, ठीक है। थोड़ा 1 मिनट रुकना, 1 मिनट। और क्या है, कंटिन्यू बोलते बोलते सांस सा फूल जाता है। चलो स्टार्ट करते हैं। थर्ड है कि हूएवर अबेट्स, ठीक है, जो अबेट करता है, अटेम्प्ट करता है, कॉन्स्पायर करता है, सब जानते हैं अबेटमेंट मैंने बताया भी है, आप लोगों को भी पता है, 45 46, ठीक है। अटेम्प्ट करता है, ठीक है, प्रयास करता है, कॉन्स्पायरेसी करता है, ठीक है। जो सेक्शन कॉन्स्पायरेसी के मैंने अभी बताए थे 61 62 बीएनएस के अंदर, ठीक है, षड्यंत्र वगैरह रचता है। नोइंगली फैसिलिटेट, सूकर बनाता है ऐसे काम को, मतलब फैसिलिटी देता है, मतलब ऐसी सहायता देता है कि उससे ये काम और आसानी से किया जा सके, वो होता है फैसिलिट करना, ठीक है। द कमीशन ऑफ एन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, ठीक है, क्या क्या करता है, अबेट्स करता है, अटेम्प्ट्स करता है, कॉन्स्पायर्स करता है, नोइंगली फैसिलिटेट्स करता है, ठीक है। ऑर्गेनाइज क्राइम और अदरवाइज इंगेजेस इन एनी एक्ट प्रिपरेटरी टू एन ऑर्गेनाइज क्राइम, ठीक है। अगर इस टाइप के लिए कोई भी प्रिपरेशन करता है, शैल बी पनिश्ड विद द इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म विच नॉट बी लेस देन 5 ईयर, ठीक है। 5 साल से कम नहीं होगा, बट विच में एक्सटेंड टू एलआई, एलआई तक होगा, एंड शैल ऑल्सो लाइबल टू फाइन एंड नॉट लेस देन, और मतलब 5 साल से कम नहीं, एलआई तक हो सकता है, और फाइन कम से कम 5 लाख रुपए होगा अगर अटेम्प्ट करता है, कॉन्स्पायरेसी करता है, अबेट्स करता है और नोइंगली फैसिलिटेट करता है, किसको, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को, ठीक है। पढ़ते पढ़ते ये मत भूल जाना कि पढ़ क्या रहे हैं, ठीक है ना। कई बार होता है क्योंकि सेक्शन कई बार बहुत ज़्यादा लंबे हो जाते हैं, तो अपन मेन थीम ही भूल जाते हैं कि किसके बारे में पढ़ रहे हैं या किसके बारे में सीख रहे हैं आप, ठीक है। अगला चलता है 4, ठीक है। एनी पर्सन हु इज अ मेंबर ऑफ ए ऑर्गेनाइज क्राइम सिंडिकेट, ठीक है। अगर इसका कोई इस गिरोह का क्या है, मेंबर है, ठीक है, मैं तो इसको गिरोह ही बोलूँगी, ठीक है ना। तो गिरोह का अगर कोई मेंबर है तो वो कैसे पनिश्ड होगा, ठीक है। 5 ईयर तक की उसको क्या मिल सकती है, मिनिमम सज़ा मिल सकती है, और जो एलआई तक होगी, और मिनिमम उसको फाइन कितना देना पड़ेगा, 5 लाख रुपए अगर कोई मेंबर है तो इसका, ठीक है। 5 है हुएवर इन इंटेंशनली हार्बर्स और कंसिल्स एनी पर्सन, ठीक है। हम सहायता प्रदान करता है, हार्बरिंग एक तरह से सहायता प्रदान करना, ठीक है। और वो अपराधी है और अपराधी को क्या कर रहा है, वो सहायता प्रदान कर रहा है, और कंसिल्स उसको छुपाता है। एनी पर्सन हु हैज कमिटेड द ऑफेंस ऑफ, और जिसने ये ऑर्गेनाइज क्राइम का अपराध किया है, ठीक है, तो उसको कितनी सजा मिलेगी ऐसे पर्सन को, ठीक है, जो क्या कर रहा है, हार्बर कर रहा है, सहायता कर रहा है और कंसील कर रहा है, उसको सजा मिलेगी कम से कम 3 साल, और मैक्सिमम एलआई हो सकती है, और मिनिमम फाइन उसके लिए भी 5 लाख रुपए है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो 10 लाख एक बार ही आया, 10 लाख कब आया था, जब डेथ हो जाती है, ऐसा करने से क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, ठीक है। उसके बाद है प्रोवाइडेड डेट इन दिस सेक्शन नॉट अप्लाई टू द हार्बर और कंसीलमेंट बाय द स्पाउस ऑफ द ऑफेंडर, पहले यहाँ स्पाउस की जगह वाइफ हुआ करती थी, ठीक है। तो मतलब अगर हार्बर स्पाउस ने दिया है, ठीक है, तो पति पत्नी या पत्नी पत्नी को बचाएगी, ठीक है, तो इनके ऊपर लागू नहीं होगा, ठीक है। 6 है whoever
possess any property derived or obtained from the commission of an organized crime। अब है ऐसे क्राइम से अगर कोई प्रॉपर्टी मिली है, कोई पैसा मिला है, ठीक है, और वो आदमी जानते हुए क्या करता है, पजेस करता है, ठीक है, पजेस करता है प्रोसीड ऑफ एनी ऑर्गेनाइज क्राइम और विच हैज बीन एक्वायर्ड थ्रू द ऑर्गेनाइज क्राइम शैल बी पनिशेबल विद द टर्म नॉट लेस देन 3 ईयर, ठीक है। तो ऐसे टर्म के लिए जो कम से कम 3 साल तक का से कम नहीं होगा और LI तक होगा तो उसके लिए होगा एंड शैल ऑल्सो लाइबल टू फाइन एंड 2 लाख रुपीज़। यहाँ पे थोड़ा सा फाइन कम कर दिया है, 2 लाख रुपए कर दिया है, ठीक है, जो प्रॉपर्टी पजेस करता है, ठीक है। 7 है इफ एनी पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ ए मेंबर ऑफ एन ऑर्गेनाइज क्राइम सिंडिकेट और इज और एट एनी टाइम हैज बीन इन पोजीशन ऑफ मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी विच ही कैन नॉट सेटिस्फैक्टरीली अकाउंट फॉर शैल बी पनिशेबल, ठीक है। अगर कोई मेंबर है, ठीक है, और कोई पोजीशन में रखता है, इमूवेबल और मूवेबल प्रॉपर्टी पोजीशन में रखता है, ठीक है, और ही कैन नॉट बी सेटिस्फैक्टरीली अकाउंट फॉर, ठीक है ना, तो मतलब जिसको वो रखने के लिए हकदार नहीं है, ठीक है, शैल बी पनिशेबल विद द इम्प्रिजनमेंट ऑफ नॉट लेस देन 3 साल से लेकर 10 साल तक की सज़ा हो सकती है। और यहाँ पर 10 साल हो गया है, ठीक है ना, 10 साल तक की सज़ा हो सकती है, जुर्माना 1 लाख रुपए, वहाँ कितना था 2 लाख, यहाँ है 1 लाख रुपए, तो ठीक है। इस तरीके से ये क्या है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, थोड़ा बहुत लंबा है इजी, ठीक है, 2-3 बार आप इसको लिख के बोल के पढ़ के याद करने की कोशिश करना, ठीक है। तो ये ऑर्गेनाइज क्राइम है जो नया 111 के अंदर जोड़ा गया है, ठीक है। अगला अपन पढ़ते हैं सेक्शन 112, पेटी ऑर्गेनाइज क्राइम क्या होते हैं, छोटे छोटे, ठीक है, पेटी, नाम पेटी है लेकिन है बड़े, ठीक है। तो पेटी ऑर्गेनाइज क्राइम 112 एक, हु एवर बीइंग अ मेंबर और ग्रुप ऑफ गैंग, ठीक है, कोई भी ऐसी गैंग या ग्रुप का मेंबर है, आइदर सिंगली और जॉइंटली कमिट्स एनी एक्ट ऑफ थेफ्ट, कोई भी थेफ्ट चोरी का करता है, जैसे अभी मैंने चोरी का BNS का सेक्शन बताया ना आपको, 303 और 304, ठीक है, ठीक है। ड्वेलिंग हाउस, बार बार इन सेक्शन को क्या है कि जैसे ये आए ना कि यहाँ पर थेफ्ट आ गया, जैसे पहले भी व्हीकल थेफ्ट आया था, तो है ना, इनके ऊपर लिख लिया करो, इससे क्या हो जाएगा, ये सेक्शन जो होंगे वो याद हो जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि थोड़ा सा देखो कंफ्यूजिंग है, चाहे कोई भी हो, टीचर्स के लिए भी, इवन कोर्ट और एडवोकेट्स के लिए भी थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक है। देखो 18 साल कितना 1860 के अंदर था, तो लगभग बहुत टाइम हो गया था IPC को, तो लगभग लगभग अपन को क्या है कि रट ही गए, ठीक है। मटर का नाम 302, ठीक है, मटर नहीं बोलता था, 302 ही बोलता था, तो ये चीज़ आने में अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है ना। तो आप इनको बार बार लिखो ताकि ये चीज़ें याद हो जाए, ठीक है। whoever being a member of a group or a gang with either or jointly commits any act of theft, ठीक है, चोरी का कोई अपराध करता है, स्नैचिंग, स्नैचिंग यहाँ पे नया आया है, ठीक है ना, स्नैचिंग शायद 304 में दे रखा है, ठीक है, कंफर्म कर लेना एक बार। चीटिंग, ठीक है, चीटिंग तो पहले भी था, ठीक है। अनऑथराइज सेल ऑफ टिकट्स, ठीक है, कोई टिकट्स की सेल करता है, ठीक है। अनऑथराइज बैटिंग और गैम्बलिंग, ठीक है, सट्टेबाजी करता है, और सेलिंग ऑफ पब्लिक एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर, ठीक है, बहुत सारा चल रहा है, जैसे SI के पेपर बटे थे, ठीक है ना, तो उस तरीके से सेलिंग ऑफ पब्लिक एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर और एनी अदर सिमिलर क्रिमिनल एक्ट, और किसी भी तरह का क्रिमिनल एक्ट करता है, ठीक है ना, इस तरीके का, तो उसे पेटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कहा जाएगा, ठीक है। कौन कौन सा है, पहला तो है थेफ्ट, दूसरा है स्नैचिंग, तीसरा है चीटिंग, चौथा है, इनको आप पॉइंट वाइज बना के लिख लो ताकि आपको याद हो जाए, अनऑथराइज सेलिंग ऑफ टिकट्स, ठीक है, अनऑथराइज बैटिंग और गैम्बलिंग, सट्टेबाजी, और जो पब्लिक सर्विस के जो एग्जामिनेशन के जो क्वेश्चन पेपर होते हैं उनको सेल करना, ठीक है, और इसी तरीके के कोई अदर सिमिलर एक्ट, क्रिमिनल एक्ट करना, वो क्या कहलाएंगे, पेटी ऑर्गेनाइज क्राइम कहलाएंगे, ठीक है। एक्सप्लेनेशन दे रखा है, थेफ्ट इंक्लूड्स, थेफ्ट में क्या क्या इंक्लूड है, ठीक है। थेफ्ट इंक्लूड्स ट्रिक थेफ्ट, यहाँ थेफ्ट की ये डेफिनेशन नहीं है, यहाँ पे खाली इतना बता रखा है कि यहाँ पर जो चोरी बताई गई है उसके अंदर क्या क्या शामिल किया जाएगा, देखो। थेफ्ट इंक्लूड्स ट्रिक थेफ्ट, ट्रिक से थेफ्ट करना, ठीक है, थेफ्ट जैसे OTP वगैरह मांग के इस टाइप की भी आप कर सकते हो। थेफ्ट फ्रॉम व्हीकल, ठीक है, ठीक है, तो कोई व्हीकल है उसमें से चोरी करना, ड्वेलिंग हाउस में से, घर में से, बिजनेस प्रेमाइजेस में से, ठीक है, बिजनेस जो प्रेमाइजेस है आपके ऑफिस वगैरह से चोरी, ठीक है, कार्गो थेफ्ट हो सकती है, ठीक है, पिक पॉकेटिंग, जेब कतरना, ठीक है, और थेफ्ट थ्रू कार्ड स्कीमिंग, शॉपलिफ्टिंग एंड थेफ्ट ऑफ ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ऑटोमेटिक टेलर मशीन वैसे ATM वगैरह को उखाड़ के ले जाते हैं ना, तो इन सभी को क्या है, पेटी ऑफेंसेस के क्राइटेरिया में शामिल कर लिया और इनके लिए पनिश आपको किया जाएगा, ठीक है, मतलब जो भी आपको नहीं, जो भी ये क्राइम करेगा उसको पनिश किया जाएगा, ठीक है।
सेकंड है whoever commits any organized crime में shall be punished with a imprisonment for a term not less than 1 year। ठीक है ना। अगर इस तरीके का अगर कोई पैटी वाला अपराध करता है तो कम से कम 1 साल और मैक्सिमम 7 साल तक की सजा और जुर्माना हो सकता है। तो 1 से 7 साल यहाँ पर था। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के अंदर क्या था, मिनिमम क्या था, डेथ या एलआई या 10 लाख रुपए तक का जुर्माना अगर डेथ हो जाए तो, और मिनिमम था 5 साल से लेकर एलआई तक और 5 लाख रुपए जुर्माना। ठीक है, तो इस तरीके से था। ये तो था उसमें, और ये था पैटी के अंदर। ठीक है, तो 111 112 अपन ने किया। एक सेक्शन और देखते हैं अपन, 113। ठीक है, ये भी नया सेक्शन है। ठीक है, 113 है टेररिस्ट अटैक। ठीक है, टेररिस्ट अटैक, ठीक है, बहुत ज़रूरी था बनाना। ठीक है, आपको पता है ताज होटल के अंदर 26/11 को हुआ था, बहुत टेररिस्ट अटैक हुआ था, और बहुत सारे पुलवामा अटैक भी हुए हैं। ठीक है, और जैसे स्ट्राइक्स वगैरह वापस में की गई है। ठीक है ना, तो इस टाइप से टेररिस्ट अटैक के लिए भी क्या है, अब कानून ने कठोर प्रावधान बना दिए। देखते हैं अपन उसके बारे में। ठीक है, सेक्शन 113 फर्स्ट, whoever does any act with the intent of threaten, ठीक है, धमकी देने से, डराने से, likely to threaten the unity, इंटीग्रिटी, सॉवरेनिटी, सिक्योरिटी और इकोनॉमिक सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, भारत की एकता, अखंडता को और भारत की जो सिक्योरिटी है, सुरक्षा है उनको किसी भी प्रकार का व्यवधान अगर डालता है, कोई भी इकोनॉमिक थ्रेट देता है, ठीक है ना, इंडिया की जो एकता या अखंडता को गिराने के लिए। ठीक है, विथ द इंटेंट टू स्ट्राइक टेरर, ठीक है, आतंक फैलाने के लिए, लाइकली टू स्ट्राइक टेरर इन द पीपल ऑफ एनी सेक्शन, किसी वर्ग विशेष के प्रति आतंक फैलाने के लिए। ठीक है, इन इंडिया और इन एनी फॉरेन कंट्री। ठीक है, पीपल इन इंडिया और इन फॉरेन कंट्री। ठीक है, ठीक है, चाहे पीपल इंडिया में हो या फॉरेन कंट्री के अंदर हो। ठीक है, तो बाय यूजिंग, अब किस किस चीज़ का यूज़ करके, बाय यूजिंग बॉम्ब्स, डायनामाइट और अदर एक्सप्लोसिव समटा, जो बम होते हैं, डायनामाइट होते हैं, आरडीएक्स वगैरह होते हैं, इनफेमेबल ज्वलनशील पदार्थ होते हैं। ठीक है, और सब्सटेंस और फायर आर्म्स और एनी लीथल, प्राणघात जो वेपन होते हैं, लीथल वेपन जिनसे प्राणों को या हरा जा सके। ठीक है, पॉइजनस और नोक्शियस गैसेस और अदर केमिकल्स और बाय एनी अदर सब्सटेंस, वेदर बायोलॉजिकल, रेडियो एक्टिव, न्यूक्लियर और अदरवाइज। ठीक है, ठीक है, कोई भी न्यूक्लियर या कोई मिसाइल्स वगैरह दाग के, ठीक है, इस तरीके के जो अटैक किए जाते हैं। ठीक है, ये और वे हजार्डस नेचर, ठीक है, बहुत ही डेंजरस नेचर के होते हैं, और एनी अदर मीन्स ऑफ वॉट एवर नेचर टू कोज और लाइकली टू कोज, कोई इस तरीके का ही मीन्स या इनका कोई भी कॉम्बिनेशन या इनमें से कोई भी एक यूज़ करके या तो डेथ की जाए या इंजरी टू एनी पर्सन और पर्सनस। ठीक है, या किसी विशेष पर्सन को या पर्सनस को की जाए। लॉस और डैमेज टू डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया जाए। थर्ड है डिस्टर्बशन ऑफ एनी सप्लाईज और सर्विसेज एसेंशियल टू द लाइफ्स और कम्युनिटी इन इंडिया और इन एनी फॉरेन कंट्री। ठीक है, फॉरेन कंट्री के अंदर या इंडिया के अंदर जो आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए जो भी एसेंशियल एसेंशियल सर्विसेज हैं उनमें बाधा पहुंचाई जाए। ठीक है, जैसे किसी भी तरीके से, जैसे प्लेन वगैरह हाईजैक करते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों को रोज इधर से उधर आना जाना होता है, बहुत सारे बिजनेस पर्पस भी होते हैं, एजुकेशनल पर्पस भी होते हैं। ठीक है, पर्सनल पर्पस भी होते हैं। ठीक है ना, तो उन चीज़ों में क्या होता है, व्यवधान पैदा करना। ठीक है ना, डैमेज टू द मॉनेटरी स्टेबिलिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, जो मौद्रिक जो स्थायीपन है इंडिया का, उसको स्टेबिलिटी को डिस्ट्रक्ट करना, विनाश करना उसका, एंड मे ऑफ अ वे ऑफ अ प्रोडक्शन और स्मगलिंग और सर्कुलेशन ऑफ काउंटरफिट इंडियन का पेपर करेंसी, कोइन और एनी अदर मटेरियल। ठीक है, जैसे बहुत सारे गिरोह पकड़े जाते हैं ना, उसमें क्या करते हैं कि नकली नोट छाप छाप के, है ना, मतलब इंडिया की जो मौद्रिक जो मॉनेटरी स्टेबिलिटी होती है उसको कहीं ना कहीं डिस्ट्रक्ट किया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके की एक्टिविटीज़ करवाना। ठीक है ना, डैमेज और डिस्ट्रक्शन ऑफ एनी प्रॉपर्टी इन इंडिया। ठीक है, इंडिया के अंदर किसी प्रॉपर्टी को टारगेट करके उस प्रॉपर्टी का डिस्ट्रक्शन करना, और इन एनी फॉरेन कंट्री यूज्ड और इंटेंडेड टू बी यूज्ड फॉर द डिफेंस ऑफ इंडिया, जो इंडिया के डिफेंस के लिए, जैसे इंडिया का कोई न्यूक्लियर हाउस है या कोई मतलब ऐसे परमाणु के जो मतलब स्टेशन बना रखे हैं उनको डिस्ट्रक्ट करना। ठीक है, और इन कनेक्शन विद एनी अदर पर्पस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट और एनी अदर एजेंसीज, इस टाइप की एजेंसीज की जो बनाई गई है उन प्रॉपर्टीज़ को डिस्ट्रक्ट करना। उसके अलावा
our ifs by means of a criminal force or show criminal force or attempts to do or cause the death of any public functionary or attempts to cause death of any public functionary, कोई भी public functionary है, ठीक है, जैसे कई बार होता है ना संसद पे अटैक करने की होती है या इस तरीके से कोई विधानसभा को टारगेट बना लेते हैं, ठीक है ना। तो इस टाइप से कोई पब्लिक फंक्शनरी को क्या करते हैं, अटैक करने की कोशिश करना और डिटेन्स करना, किडनैप करना, ठीक है, किसी व्यक्ति को या निरुद्ध करने की इच्छा से, ठीक है, किडनैप करना, अपहरण करना, ठीक है, और अपहरण भी अपहरण करना, ठीक है, और थ्रेटनिंग टू किल और इंजर, ठीक है, मारने की धमकी देना, इंजरी करने की धमकी देना, ठीक है। पर्सन और डज एनी अदर एक्ट इन ऑर्डर टू कंपेल द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिससे कि इंडिया की गवर्नमेंट को विवश किया जाए, ठीक है, जैसे हुआ था ना वो अभिनंदन करके था एक सैनिक जिसको पाकिस्तान की बॉर्डर पर पकड़ लिया था, ठीक है, फिर उसको पकड़ के बंदी बना के क्या किया था, इंडियन गवर्नमेंट को विवश ही तो किया था, कंपेल किया गया था, ठीक है ना। तो इस तरीके से कंपेल करना एनी स्टेट गवर्नमेंट और द गवर्नमेंट ऑफ एनी फॉरेन कंट्री और एन इंटरनेशनल और इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन और एनी पर्सन टू डू और एब्सटेंट फ्रॉम डूइंग एनी एक्ट, ठीक है ना। तो उसको क्या कहते हैं, इन सारी चीज़ों को क्या कहते हैं, मिला के टेररिस्ट अटैक की कोटि के अंदर रखा गया है, ठीक है। तो इस टाइप की अगर कोई एक्टिविटीज़ करता है तो उसको टेररिस्ट अटैक कहा जाएगा। इसके जो एक्सप्लेनेशन है वो एक्सप्लेनेशन दो है, पहला है पब्लिक फंक्शनरी, दूसरा है काउंटरफिट इंडियन करेंसी, ठीक है। तो पहला है पब्लिक फंक्शनरी, यहाँ पर आया था वर्ड, उसके बारे में बताया है, मींस एनी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी, ऐसी अथॉरिटीज जिनको संवैधानिक तौर पर मान्यता दी गई है या जिनका निर्माण संविधान के तहत हुआ है, जैसे कि जो बार काउंसिल, बार काउंसिल का भी हो सकता है, बाकी जैसे इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज है या चार्टर्ड अकाउंटेंट का जो इंस्टीट्यूट है, और बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जिनको स्टैचू मतलब ये जो संविधान होता है, संविधान के तहत ही निर्माण किया जाता है, ठीक है ना। तो इस टाइप की जो संस्थाएं हैं, एनी पब्लिक फंक्शनरी नोटिफाइड इन द ऑफिशियल गजट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एज पब्लिक फंक्शनरी, जिनको गजट के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट ने एज अ पब्लिक फंक्शनरी नोटिफाइड कर रखा है, ठीक है। बी है काउंटरफीट इंडियन करेंसी, ठीक है। काउंटरफीट इंडियन करेंसी क्या है, मीन्स द काउंटरफीट करेंसी, ठीक है, काउंटरफीट कूटकृत जो रचित जो करेंसी है, ठीक है, और मे बी डिक्लेयर आफ्टर एग्जामिनेशन बाय एन ऑथराइज्ड और notified force any authority that such currency imitates or compromises की and security features of इंडियन करेंसी, ठीक है ना। मतलब वो ऐसी हूबहू बनाई गई है, ठीक है, ठीक है, इंडियन जो करेंसी है उसकी हूबहू बनाई गई है और वो कहीं ना कहीं सिक्योरिटी को, इंडियन सिक्योरिटी को क्या करती है, डिस्ट्रक्ट करती है, और उसके फीचर्स है उसके अंदर, ठीक है ना। तो वो मतलब हूबहू जो भी नकली एक तरह से जो नोट बनाए गए हैं, जो करेंसी बनाई गई है, उसके बारे में कहा है इसने। सेकंड है सबसेक्शन सेकंड के अंदर क्या बताया है, वो एवर कमिट्स अ टेररिस्ट अटैक शैल पनिशमेंट है इसका। पनिशमेंट इसमें बताया है कि ए इफ सच ऑफेंस हैज बीन रिजल्टेड इन डेथ ऑफ एनी पर्सन, वही है कौन से, ऑर्गेनाइज क्राइम वाला, ठीक है। अगर डेथ हो जाती है तो डेथ एलआई और फाइन मिलेगा, वहाँ फाइन की लिमिट थी 10 लाख रुपए थे, यहाँ फाइन की कोई लिमिट नहीं है, ठीक है ना। और इन एनी अदर केस इसमें क्या होगा, नॉट लेस देन 5 ईयर, ठीक है, कम से कम 5 साल, जो एलआई तक हो सकती है, और फाइन उसको मिलेगा, ठीक है। डेथ हो जाएगी तो डेथ एलआई और फाइन, और डेथ नहीं होगी तो कम से कम नॉट शैल नॉट बी लेस देन 5 ईयर और एलआई और फाइन होगा, ठीक है। क्लोज थर्ड इसका जो सबसेक्शन थर्ड है वो क्या कहता है कि whoever conspires और attempts to commit और advocates, ठीक है, कोई ऐसी सलाह देता है, abates advice और incites directly or knowingly facilitates the commission of the terrorist attack or any act preparatory to the commission of the terrorist attack, अगर इस टाइप से अगर कोई terrorist attack के लिए conspiracy attempts एडवोकेट्स अबेट्स एडवाइस करता है, इंसाइट करता है, तो कम से कम उसकी सज़ा 5 साल और एलआई तक हो सकती है और जुर्माना हो सकता है, ठीक है। फोर कहता है इसका कि whoever organizes और causes to be organized any कैंप और कैंप्स फॉर इम्पार्टिंग ट्रेनिंग इन टेररिस्ट अटैक, ठीक है। होता है ना बहुत सारे ऐसे कैंप बना देते हैं, अभियान बना देते हैं जहाँ टेररिस्ट एक्टिविटीज़ की जाती है, फिर बाद में उनका पता चलता है और फिर भारतीय सेना वहाँ से रेस्क्यू करवाती है, ठीक है ना।
तो इस टाइप के जो होते हैं टेररिस्ट अटैक की ट्रेनिंग देने वाले, ठीक है, और रिक्रूट्स और कोजेस टू बी रिक्रूटेड एनी पर्सन और पर्सन्स फॉर कमीशन ऑफ अ टेररिस्ट अटैक शैल बी पनिश्ड विद द इम्प्रिजनमेंट फॉर a term which shall not be less than 5 years बट विच में एक्सटेंड टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट, ठीक है, कम से कम 5 साल और मैक्सिमम एलआई हो सकती है और फाइन हो सकता है, ठीक है, जो इस तरीके की ट्रेनिंग वगैरह देने के लिए कैंपिंग वगैरह करते हैं, ठीक है। 5 है सबसेक्शन इसका 113 का 5 क्या कहता है, एनी पर्सन हु इज अ मेंबर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन विच इज इन्वॉल्व इन अ टेररिस्ट अटैक, ठीक है, कोई भी ऐसा मेंबर कोई ऑर्गेनाइजेशन का अगर टेररिस्ट अटैक में इन्वॉल्व है तो उसके लिए सजा मतलब है एलआई है, ठीक है, एलआई तक हो सकती है और फाइन हो सकता है, मिनिमम नहीं दे रही, एलआई तक हो सकती है और फाइन हो सकता है, ठीक है। 6 है 113 का 6 क्या कहता है, whoever voluntarily harbors और कंसील, वही वाली बात है, हार्बर और कंसील करता है, ठीक है, अटेम्प्ट्स और हार्बर और कंसील एनी नोइंगली पर्सन सच ए पर्सन हैज कमिटेड अ टेररिस्ट अटैक, जानते हुए कि उसने एक टेररिस्ट अटैक किया है, ठीक है, ऐसे कोई आतंकवादी को इस आतंक फैलाने व्यक्ति वाले को पनाह देता है तो उसको पनिशमेंट दिया जाएगा नॉट लेस देन 3 years और शैल एक्सटेंड टू एलआई, ठीक है, 3 साल से एलआई हो सकती है और जुर्माना हो सकता है, वही सेम प्रोवाइडेड इसमें सेम रहेगा, ये लाइन भले आप रट ही लो, हार्बरिंग ऑफ ऑफेंडर बाय स्पाउस और कंसीलमेंट इज शैल नॉट अप्लाई टू दिस सेक्शन, ठीक है ना, वो सब सेक्शन पे अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। फिर है 7 113 का सबसेक्शन 7 क्या कहता है, यू हैव नोइंगली possesses any property derived or obtained from commission of any terrorist, ठीक है, ऐसे टेररिस्ट अटैक से अगर कोई प्रॉपर्टी पजेस करता है या डिराइव करता है उसके पास आती है या एक्वायर्ड करता है, ठीक है, और थ्रू द कमीशन ऑफ द एनी टेररिस्ट अटैक शैल बी पनिश्ड विद एलआई तक हो सकती है और जुर्माना हो सकता है, लाइबल टू फाइन हो सकता है। एक्सप्लेनेशन इसका कहता है फॉर द रिमूवल ऑफ डाउट्स, ठीक है, इट इज हियर बाय डिक्लेयर्ड दैट द ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ एसआई सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस and shall decide whether to register the case under this section or under the Unlawful Activities Prevention Act 1967। एक डिस्क्रिशनरी पावर एसआई को दे रखी है यहाँ पर, इसके अंदर इस सेक्शन के अंदर कोई केस को रजिस्टर करना है, इसके लिए ये डिसाइड कौन करेगा, एसआई से नीचे का रैंक का पुलिस वाला नहीं होगा, जो इसको रजिस्टर करेगा वो ही देखेगा कि इस सेक्शन के अंदर उस केस को लाना है या फिर अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967 के अंदर लाना है, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये क्या था अपना मतलब है सेक्शन अपन ने मर्डर के बाद देखे, ठीक है, जो था 111 देखा, 112 देखा और 113 देखा, ठीक है ना। बाकी के सेक्शन अपन अगले नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है तो आप मेरे से पर्सनली क्लासेस भी ले सकते हैं। लो हट जो मेरा यूट्यूब चैनल है उसको प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें, ठीक है, और मेरा भी ये शुरुआत है, मुझे भी आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, ठीक है, तो आप मुझे कोऑपरेट करें और अगर आपको लगता है कि और मुझसे डिटेल में आप किसी चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं या पूछना चाहते हैं तो आप मुझसे पर्सनली कांटेक्ट भी कर सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के भेज सकते हैं। और थैंक यू, होप आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा होगा और मैंने जितना भी समझा पाई हूँ मैं आपको तो आपको समझ में भी आया होगा। बाकी बेस्ट ऑफ लक, अपकमिंग वैकेंसियाँ बहुत आने वाली हैं और अपन लॉयर्स हैं, ठीक है ना, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, कहीं एक आदि में कहीं सिलेक्शन नहीं होता है तो किसी की लाइफ रुकती नहीं है, अपन ने बहुत अच्छी पढ़ाई करी है और इस पढ़ाई के को आगे लेके जाओ और आप इस फील्ड में बहुत अच्छा करो, बस मेरी सबके लिए यही बेस्ट विशेस हैं, ठीक है, थैंक यू।